हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स बैक बेंचर्स पाठशाला। तो हमने हमारा फेडरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज इसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है। उससे पहले हम पिछले पार्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है। तो इसमें हमने बेल्जियम और उनका उनका सिनेरियो देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद में हमने देखा था कि दो टाइप की फेडरेशन दो टाइप के होते हैं, कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे परफॉर्म होते हैं, हमने ये भी देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ऐसा इंडिया में क्या है जिससे ये फेडरल कंट्री बनता है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था हमारे इंडिया में तीन लिस्ट्स है। वो तीन लिस्ट्स क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। इन तीनों लिस्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये तीनों लिस्ट में कौन से मैटर्स है जो किस लिस्ट के अंडर आते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो उस टाइम नहीं आए थे जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। तो वो सारे मैटर्स जो अभी आ रहे हैं वो कौन सी लिस्ट में है, तो उसके लिए एक रेसिड्यूटरी मैटर्स है। जो जो भी रेसिड्यूटरी मैटर्स होते हैं उन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि जो इंडिया है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो इसमें होल्डिंग टुगेदर में सारी जितनी भी यूनिट्स होती है उनके पास इक्वल पावर्स नहीं होती। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आप देखोगे असम है, नागालैंड है, इन सब के पास इनको सबको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। और हमने देखा था फिर यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस में चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, और 2/3 मेजोरिटी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में आज हम देखेंगे फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इंडिया में। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो एक बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना कि ये तरीके हैं, हमें ये करना है, हमें फेडरलिज्म इंडिया में रखना है, उससे बस इतना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हमें कुछ और भी और करना पड़ता है। और जो रियल सक्सेस का कारण है इंडिया में फेडरेशन का, वो रियल कारण है कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एक हमारी कंट्री में लिबरल पॉलिटिक्स है, जिससे हमारी फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट होती है और हमारी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होती है। और लोगों में एक साथ रहने का डिज़ायर होता है। एक हमारी आइडियल हम एक आइडियल बनते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे मेजर वेज हैं जिनकी जो प्रैक्टिस करने के कुछ ऐसे वेज हैं जिनसे हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में। तो पहले मैं एक बार इसकी रीडिंग कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. If the federal experiments have succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provisions. This real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideal in our country. Let us look at some major ways in which this happened. ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ था कि है ना, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इतना लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस के आधार पे देश नहीं बनाए गए थे। और जो स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट्स की सोच थी वो ये थी कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पे लोगों को बांट देंगे तो इससे जो कंट्री की यूनिटी है वो नहीं बनी रहेगी। लेकिन बहुत सारे राइट्स के बाद, बहुत सारे विरोध के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की भी मेंटेलिटी चेंज हुई और 1956 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। वहाँ से क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए। लेकिन आप देखोगे कि उससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव उसका उस एक्ट के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देने लगे, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि देश अपना बटा तो नहीं लैंग्वेज आधार पर, और जबकि वहाँ पे अपने इंडिया में यूनिटी और ज़्यादा बढ़ गई, लोगों में राइट्स कम हो गए, लोगों में लड़ाइयाँ कम हो गई, पॉलिटिकली अपना इंडिया स्टेबल हो गया। तो अभी
देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर इंडिया। इफ़ यू लुक एट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट begins its journey as democracy in 1947 and that in 2019, you will be surprised by the extent of changes। तो सबसे जो पहला मेजर चेंज आया था, मेजर हमने एक टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था अपनी कंट्री में, वो था लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का बनाना। तो अभी जैसे अभी जो इंडिया है वो वैसा नहीं था 1947 में जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था। आप देखोगे अगर मैप दोनों टाइम के, तो बहुत से चेंजेस मिलेंगे आपको, बहुत सी नई स्टेट्स बन गई, कुछ स्टेट्स एक दूसरे में मर्ज हो गई, कुछ एक दूसरे से अलग हो गई, ऐसे करके बहुत से बाउंड्रीज और एरियाज है जो चेंज हो गए, बहुत से जगहों के नाम चेंज हो गए। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। ठीक है, दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा इसलिए किया गया था कि जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही जगह पे रह सके। ठीक है, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथेनिसिटी और जियोग्राफी। तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी बनाए थे हमने 1947 में जो लैंग्वेज के आधार पे नहीं थे, लेकिन उन सबका एक जैसा कल्चर था, एक जैसी उनकी एथेनिसिटी थी, उनके जियोग्राफी एक जैसी थी, उनका जो लैंड का एक स्ट्रक्चर था वो एक जैसा था। तो ऐसे करके हमने उन ऐसे भी कुछ स्टेट्स बनाए थे, जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। ये वो देश है, वो स्टेट है जहाँ पे हमने लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स नहीं बनाए थे, बल्कि उनके कल्चर के हिसाब से बनाए थे। ठीक, व्हेन द डिमांड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो जब ये डिमांड रेज हुई 1947 के बाद में कि हमारे लैंग्वेज के आधार पे एक अलग स्टेट्स बनने चाहिए, ठीक है, तो जो नेशनल लीडर्स थे उनके बीच में एक फियर जागरूक हुआ, उनमें एक डर जागरूक हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो इन कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं बनी रहेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट registered linguistic states for some time, but the experiments had shown that the formation of linguistic states had actually made the country more united. It also made administration easier। तो फिर इंडिया ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर उस एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि कंट्री में यूनिटी ज़्यादा आई है, बल्कि जो ये सोच रहे थे कि हमारे डिसइंटीग्रेशन होगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंट्री में यूनिटी बनी और जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो भी थोड़ा इजी हो गया। जो लोग वहाँ जो गवर्नमेंट थी वो छोटे लेवल पे भी एडमिनिस्टर कर सकती थी, वहाँ पे आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा फिर वो, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। उसके बाद में दूसरा तरीका है लैंग्वेज पॉलिसी। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस है। आप जैसे राजस्थान में तो आप देखोगे तो हर 50-60 किलोमीटर के बाद में भी लैंग्वेज बदल जाती है। यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में भी वर्ड्स और एसेंट में बहुत फ़र्क है। तो ये सब हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सी लैंग्वेजेस है, लोकल लैंग्वेजेस बहुत सारी है, और जो एक स्टेट्स की या ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया में। तो इतनी सारी लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होने के बाद भी यहाँ पे फेडरेशन चलाना एक बहुत अच्छी बात है। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो आप देखोगे हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। बट हिंदी इज़ मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियंस, और हिंदी खाली 40% इंडियंस की मदर टंग है। देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो इसलिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस को भी बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा भी 21 और लैंग्वेज है, मतलब टोटल 22 लैंग्वेजेस है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखी है, ठीक है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। आप देखोगे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है तो एक कैंडिडेट इन 22 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, और स्टेट के पास भी
एक ना ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और वो भी ये ज़रूरी नहीं है वो हिंदी या इंग्लिश रखे। वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो इन 22 में से कुछ भी रख सकते हैं, जो उनके वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में बोली जाती है। और जो बहुत सी गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज अपने स्टेट्स के अंदर रखती है। Unlike Sri Lanka, the leaders of the country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। अब जैसे हिंदी हमारे कॉलोनियल रूल से पहले भी चलती आ रही थी, तो इंग्लिश तो कॉलोनियल रूल के बाद में बहुत ज़्यादा बोलने लगी। तो फिर हमारे यहाँ पे हिंदी को स्प्रेड करने के लिए जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही चौकन्ना होकर स्टेप्स उठाए, उन्होंने बहुत ही सावधानी रखी कि ऐसे श्रीलंका की तरह राइट्स ना होने लग जाए वहाँ पे। तो उन्होंने उसका स्प्रेड तो करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे किसी पे थोपने की, कोई और स्टेट पे थोपने की कोशिश नहीं की, उनको ऊपर ऐसे फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें हिंदी यूज़ करना ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो एक बार क्या हुआ था 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे उन्होंने डिमांड की कि हम इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू करेंगे। जैसे तमिलनाडु में इसको लेके बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया कि हम एग्री करते हैं कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। तो अब कुछ लोग यूँ भी सोचते हैं कि ये इंग्लिश स्पीकिंग को फेवर किया था, लेकिन यूँ है कि जब 40% हमारी इंग्लिश स्पीकिंग मदर टंग हिंदी स्पीकिंग लोगों की हिंदी अपने मदर टंग है, तो पीछे बहुत से लोग बचते हैं 60% जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। तो इसीलिए ही हमारी एक कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Promotion does not mean that central government can impose Hindi on states where people speak a different languages। तो हिंदी का प्रमोशन करना एक ऑफिशियल पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की हमेशा से ही, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सफुली किसी पे इम्पोज करे कोई भी स्टेट पे कि तुम हिंदी ही बोलो, जबकि वहाँ पे लोग कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे इंडिया में लैंग्वेज को लेके, ये पॉलिटिकल लीडर्स में, ये हमारी कंट्री को हेल्प करती है एक फेडरेशन बनाए रखने में, एक फेडरेशन अरेंजमेंट को सेटअप करने में इंडिया में। और जो भी कोई भी श्रीलंका में जैसे हुए थे, आप श्रीलंका में देखोगे जो वहाँ पे राइट्स हुए थे, वहाँ पे जो तकलीफ़ें आई थी, उन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए हमें जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो लिबरलनेस है, ये हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड वे है वो है सेंटर स्टेट्स रिलेशन। सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि 1990s के आसपास आप देखोगे जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट और थी, उस टाइम क्या हुआ था कि कुछ स्टेट्स में सेंटर के ओपोजिशन वाली गवर्नमेंट्स थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को तोड़ मरोड़ के और या उनका मिसयूज़ करके और वहाँ पे क्या सरकार गिरा दी गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज कर दी गई थी। उसके बाद में कुछ जजमेंट्स आए और उसके बाद में कुछ चेंजेस लाए गए। तो उनसे क्या हुआ, फिर अभी क्या है कि सेंटर और स्टेट के बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर हमारे इंडिया में अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट भी है तो भी वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बढ़िया तरीके से प्रोविजंस डाले गए हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए। वो देखते हैं हम, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं ये जो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बार बार हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशन के लिए, फेडरलिज्म के लिए, ये बहुत अच्छा है, ये हमारे फेडरलिज्म को ताकतवर बनाता है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स एट अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। तो ये जो अरेंजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं पावर शेयरिंग को, ये रियल में डिपेंड करता है कि जो लीडर्स है, जो पार्टीज़ है, रूलिंग पार्टीज़ है, वो इनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे 1990s के आसपास गवर्नमेंट्स ने इनका थोड़ा अलग तरह से यूज़ किया था, जिसकी वजह से जो स्टेट्स में थी, ओपोजिशन स्टेट्स में गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट गिर गई थी और बाद में वहाँ पे उनका विरोध होने लगा। तो वो भी आप देखोगे, ये आपके 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा आपको। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। This meant that the state government did not exercise their rights as autonomous federal unit।
तो कुछ टाइम के लिए क्या होता था कि सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी रूल करती थी। तो इससे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी जो ऑटोनमी है पावर एक्सरसाइज करने को लेके वो नहीं रख सकती थी। तो इससे क्या थोड़ी बहुत उनकी पावर्स है जो अंडरमाइन होती थी। एंड as and when the ruling party of the state level was different, the parties that ruled at the center try to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. ठीक है, तो जो opposition parties से जहाँ पे जो states थी जहाँ पे opposition parties थी सेंटर के, तो वहाँ पे क्या मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे राज्य सरकार को गिरा दिया था। तो जिससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ किया और इसने स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया है। ठीक है, ऑल दिस चेंजेस ऑफ सिग्निफिकेंटली ऑफन इन 1990। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या हुआ, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका उठा हुआ बहुत सी कंट्री में बहुत से स्टेट्स में हमने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को उभरते हुए देखा। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो ये एक वो टाइम था जब कोलिशन गवर्नमेंट को देखा हमने पहली बार। कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कम से कम दो या दो से ज़्यादा पार्टी साथ में आके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सरकार बनाती है। और यूजुअली क्या होता है कि अगर है ना वो सीट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती है तो एक या दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलके और एक गवर्नमेंट बना ले एक सरकार बना लेती है और फिर वो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ मिलके और एक सरकार को चलाती है। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज यूजली पार्टनर्स इन कोलिशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। ठीक है, this was also beginning of the coalition era governments at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. तो क्या हुआ था कि अब 1990s के आसपास इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद में सेंटर में कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो बहुत सी नेशनल पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ के साथ में अलायंस बना के गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो इससे हमने पहली बार सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट देखा। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद में हमें जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का पावर्स की ऑटोनॉमी है उसकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, ये हमें पता चला। जो पावर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की आज़ादी है जो उसको यूँ सेंट्रल गवर्नमेंट दबाती है, ये सब रोकना ज़रूरी है, ये हमें पता चला। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स निकाले जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय किया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूं ही कोई भी ऐसे अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। एंड दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग टू फोर्स। तो 1990 में इतने चेंजेस होने के बाद में आज अगर हम देखते हैं तो हमारी जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। किसके कंपेरिजन में, 1947 के कंपेरिजन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस समय के मुकाबले आज हमारी जो पावर शेयरिंग की स्प्लिट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्या अलग अलग टाइप की थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारी, वो क्या है, गांव में कैसे होती है, विलेजेस में कैसे होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स में और बिग सिटीज़ में कैसे बनती है, ये सब देखेंगे। तो आप अभी इन पॉइंट्स को रिवाइज करें, पढ़ते रहें और थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, और वीडियोज़ अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।